उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, नित नई ऊंचाइयों को छूता, प्रगति की ओर बढ़ता प्रदेश। कुछ ही वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से बदलाव के साथ, उम्मीदों के साथ तेजी से आगे बढ़ता प्रदेश। इस बदलाव व स्वास्थ्य सुविधाओं को आम जन तक पहुंचाने वाले चिकित्सकों की कहानी है। हमारे देश का सबसे बड़ा मेडिकल प्रोग्राम हेल्थ आइकन ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया के सपनों को साकार करने में और प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ महामारी में डट कर मुकाबला करने वाले चिकित्सकों की कड़ी में आज हम आपको लेकर चलेंगे डॉक्टर आरसी मिश्रा जी के पास। दुनिया में 7 अजूबों में शामिल सुंदरता और कारीगरी का प्रतीक ताजमहल पूरे विश्व में आगरा की पहचान बनाता है और आगरा को ताज नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की गंगा जमुनी तहजीब यहाँ को कुछ और खास बनाती है, तभी यहाँ का पर्यटन व्यापार विश्व को सुरक्षा और अतिथि देवो भव का एहसास कराती है। 14वीं शताब्दी में बसा ये शहर मनकामिनेश्वर मंदिर व बाटेश्वर मंदिर की श्रृंखला के लिए आस्था के प्रतीक का केंद्र है। यहाँ अकबर का मकबरा और लोधी का बसाया सिकंदरा भी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। विकास की ओर बढ़ते शहर में स्वास्थ्य सेवाएं आज पूरी तरह विकसित हो चुकी हैं। शहर के सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त अस्पतालों में रेनबो हॉस्पिटल अपना विशेष स्थान रखता है। आगरा को पूरे विश्व में लेदर एक्सपोर्ट और आकर्षक व मजबूत जूतों के लिए जाना जाता है, तो स्वास्थ्य सेवाओं से विकसित आगरा को डॉक्टर आरसी मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या जेपी नड्डा साहब या देश के अन्य गणमान्य व्यक्ति, सभी इनकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर आरसी मिश्रा जी के पास। मैंने 1984 में जीबी पंत हॉस्पिटल से एमसीएच किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं त्रिवेंद्रम गया था, वहाँ मैं लेक्चरर था एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जो कि बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। और वहाँ पर थोड़े समय के लिए काम करने के बाद मैं आगरा आया। आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय डिसाइड किया था कि न्यूरो साइंसेज की सेवाएं मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ाई जाए, और उस योजना के अंतर्गत मैं एसएन मेडिकल आगरा में 11 अप्रैल 1986 को एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। मेरे पर जिम्मेदारी महती थी, मेरे पर जिम्मेदारी थी लोगों को न्यूरो साइंसेज के बारे में बताना, लोगों को न्यूरो साइंसेज के इलाज में विश्वास पैदा करना और खुद को लोगों की उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरना। ये बड़ा मुश्किल टास्क भी था, क्योंकि जहाँ न्यूरो सर्जरी बिल्कुल नहीं होती थी, न्यूरोलॉजी साइंसेज बिल्कुल नहीं थे, वहाँ पर आकर के एक डिफिकल्ट ब्रांच को इस्टेब्लिश करना उस जमाने में, जब सीटी एमआरआई यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी और 200 किलोमीटर दूर दिल्ली में हर तरह की सुविधाएं मौजूद थी। मुझे यहीं पर न्यूरो सर्जरी करनी है और मुझे फख्र के साथ कहना पड़ता है कि कल 1986 में जहाँ एक भी सीटी स्कैनर नहीं था, आगरा में इस समय करीब 40 सीटी स्कैनर्स लगे हुए हैं। नंबर 2, मैं पहला न्यूरो सर्जन था और मेरे पहले स्टूडेंट के रूप में जो आए हमें मिले वो खुद न्यूरो सर्जन बन गए और यहाँ के प्रसिद्ध लीडिंग न्यूरो सर्जन हैं। इस समय आगरा में 20 न्यूरो सर्जन हैं। तो कुल मिलाकर के इसको एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस कह सकते हैं इन द न्यूरो साइंसेज इन द सिटी ऑफ आगरा। और उसी फलस्वरूप हर सुविधाएं हर स्टेज पे बढ़ती गई और मैं पिछले 8 साल से रेनबो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मैं 2008 में मैंने मेडिकल कॉलेज से एज ए प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी रिटायरमेंट ले लिया था और मैं अब रेनबो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। रेनबो हॉस्पिटल में मुझे बहुत गर्व होता है कहते हुए कि हम लोग वाकई यहाँ के मरीज की चाहे कोई भी स्थिति हो, हर तरह की सेवाएं न्यूरो सर्जरी में देने के लिए तत्पर रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पर मुझे गुमान है, यहाँ कोई भी मरीज बिना पैसे के इलाज से वंचित नहीं रहता। यहाँ एक स्कीम है जिसके अंदर बिल्कुल जो निसहाय लोग हैं या जिनके कोई है नहीं या जिनके पास कोई
धन की बहुत कमी है, गरीबी रेखा के नीचे आए लोग, यहाँ हम लोग फ्री में भी इलाज करते हैं। हर तरह का ब्रेन ट्यूमर, हर तरह की सर की चोट, हर तरह की स्पाइन ट्यूमर, ये सब ऑपरेशन यहाँ होते हैं। और आज ये सेवाएं देते हुए मुझे 35 वर्ष के करीब होने वाला है। इंडिया न्यूज और स्वयं मीडिया द्वारा डॉक्टर्स के इस प्रोग्राम हेल्थ आइकन्स ऑफ यूपी एंड यूके के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और साथ ही रेडियो फीवर एफएम को भी सहयोग के लिए धन्यवाद। कोविड-19 के नियमों का पालन। मिश्र, मैं एडिशनल प्रोफेसर हूँ न्यूरोसर्जरी में एम्स नई दिल्ली में, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंडिया न्यूज़ ने मेरे पिताजी को हेल्थ आइकन के रूप में चुना है इस बार के प्रोग्राम के लिए। पिताजी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं यही देखा है मैंने जब से बचपन से कि उन्होंने अपने मरीजों को सर्वोपरि रखा है। गंभीर परिस्थितियों में भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी है, हमेशा परिस्थितियों से संघर्ष किया है और कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की है। ये मैंने उनसे सीखा है कि कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, चाहे कितनी भी गंभीर चुनौती हो उसका डट के सामना करना है, और सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो दृढ़ निश्चय के साथ हमेशा लगे रहते हैं। बचपन से ही मैंने देखा है कि उन्होंने कैसे अपने मरीजों को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है, और चाहे आधी रात को कई बार जो है इमरजेंसी के लिए कॉल आता था तो बेझिझक बिना किसी झुझलाहट के वो सीधा तुरंत तैयार हो जाते थे और मरीजों की सेवा के लिए। मेरे पिताजी अक्सर अपनी बचपन की बातें बताते थे कि कभी भी अपने आप को पराजित नहीं होने दिया गंभीर विषम परिस्थितियों से। तो ये मैंने देखा है, ये बड़ा ही इंस्पायरिंग रहा मेरे लिए, और मुझे लगा कि अगर जीवन में आप परिश्रम करें और लगे रहें तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एज ए एडिशनल प्रोफेसर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में दंत चिकित्सक हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज पापा को एज अ हेल्थ आइकन चुना गया। मैं जब से इस परिवार से जुड़ी हूँ तब से ही मैंने उन्हें अपने मरीज़ों के प्रति बहुत ही समर्पित देखा, और उनके कल्याण के प्रति हर वक्त मैंने उनकी सोच देखी है। मैंने ऐसे बहुत ही कम ऐसे लोगों के से मिली हूँ जिन्होंने सिर्फ़ अपने कर्म को ही अपनी पूजा माना है, और हर वक्त उनके दिमाग में सिर्फ मरीज़ ही चल रहा होता है। जितने मैंने डिस्कशंस देखे वो और शाश्वत दोनों सिर्फ मरीज़ों के बारे में ही बातचीत करते थे, उनको कैसे ऑपरेट करना है, यही सारी उनकी वार्तालाप रहती थी। और मैं बहुत प्रेरित होती थी इन सब चीज़ों से कि कैसे लोगों ने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है इस मेडिकल प्रोफेशन के लिए। I was born in one of the remotest village of
UP in Jaunpur district. And I can say that that time I did not believe that the world has so many things, not even roads. I first saw electricity when I passed my intermediate examination or 12th examination. In primary school, I used to study under the shadow of trees. That used to be our classrooms. Only 5th standard students were allotted a room with the roof. Otherwise, we were all in the open sky was our school. But there is no parallel to the study those days and commitment of the teacher those days. Similarly, in junior high school, in 8th standard, I had a teacher who used to ask 8th class student to stay in the night in the school itself. And teacher, headmaster, Dev Narayan Singh, who used to stay overnight right from November till February. This is just for the preparation of the students, so can they score better, they perform better. I don't see any commitment of that standard in the teachers nowadays, and I attribute some of the things to him, and one of the things which I can cite is the hard work. Nothing but hard work. High school, I did in a school where I had to cross a river on boat, which was a mainly rain-filled river. But during non-rainy season, there used to be a small strip in which we as a small children fear drowning, and therefore a lot of stories of a boatman ferrying us to the another shore for the classes. But we used to go, and there used to be a very regular class. It was all building of the career. They are not small bricks. I think they are stones of my life. Similarly, in the 12th class, I went to a college where there was electricity, but we are not supposed to see that because that was limited to the physics lab. But they all worked hard, and then when I entered the medical college, I had a very small stint in Allahabad University, which was another milestone in the life, because Allahabad University was a university where the emblem of the university is taught Rabbi Ot Barvers, means Jitni Sakhaएं Utne Vriksh. Every department was a university and college in itself. I learned a lot from there. What is the independence in studying? What is the career making? Suddenly I got a medical admission, and I can tell you that the scarcity of the villages was so much that whenever a child is selected to the medical, he is always sent the parents through a party. लेकिन हमारे पास जैसे ही मैं मेडिकल में सुना, तो पहला सेंटेंस मेरे कान में पड़ा कि कैसे पढ़ाया जाएगा, फीस नहीं है, छोड़ दो, मेडिकल मत जाओ। क्या रिजॉल्व था, क्यों मैं चला गया, ये मैं नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा तो मैं पास मेडिकल कर लूँगा। Although that later on turned out to be a very uphill task, but there were a lot of friends who helped me, from my fee to my books to everything, and because of them I am here, and I can return their help of those days, लेकिन मैं उनको वापस नहीं करना चाहता, मैं उनके एहसान तले रहना चाहता हूँ। That gives me strength, और वो strength से मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में हर चीज़ से संघर्ष कर सकता हूँ। जब मैं उन दिनों अपनी परफॉर्मेंस को डाइल्यूट नहीं होने दिया, मैं मेडिकल में मेरिट्स में हमेशा रहा, 10 में 7 सब्जेक्ट्स में मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स मिले थे।
उन स्कैर्सिटी के डेज में जब पढ़ाई लिखाई बुक्स ये सब इतनी स्कैर्स थी। और एक स्टोरी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक समय था जब मैंने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि हमको पैसे चाहिए, तो उन्होंने हमको वापस लिख भेज दिया पैसे नहीं है तो पढ़ाई छोड़ के ट्यूशन करो। मेरा एग्ज़ाम सिर पे था, तो मेरे क्लासमेट थे जो कि बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर हो गए थे, और वो वहाँ एल्गिन मिल कंपाउंड में ऑफिस में उनकी पहली पोस्टिंग थी। मैंने सोचा मैं उनके पास जाऊँ। हमको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत आदर देते थे, सम्मान देते थे, और मेरी उनकी मेडिकल में आने के पहले से जान पहचान थी। मैं उनके पास गया, मुझे वो सीन कभी नहीं भूलता जो अपनी कुर्सी से उठे और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, रमेश यू डोंट डिजर्व इट। He immediately pulled out his purse and gave me first the fee of that year, which was somewhere 476 or something like this. And he telephoned to one businessman who were a tax payee and said कि तुम धर्म खाते बहुत पैसे रखते हो, आज एक धर्म का काम करो और ये जो मैं भेज रहा हूँ इनको आप किताबें दे देना। मैं गया वहाँ पर, वो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे और कहा कि हमारी दुकान पर काम करते तो बहुत अच्छा भला हो जाता, आप को डॉक्टर बनने को किसने कहा था। लेकिन चूंकि उनके ऊपर जोर था किसी ऑफिसर का, तो उन्होंने फॉलो करना ही था और उन्होंने अपने मुनीम से कहा कि जाओ इनको किताब खरीदवा दो, और मैंने किताब खरीदवा दी। उस मुनीम ने मुझे 5 रुपए दिए थे कि इतनी भारी किताबें आप नहीं लेके जा सकते पैदल 4 किलोमीटर, तो उसने एक रिक्शा और टेम्पो करके मैं आ गया। तो ये स्टोरी कोई भी कह सकता है, क्या जरूरत थी बताने की एज ए न्यूरोसर्जन व्हेन आई एम एट दिस स्टेज। लेकिन नो, I don't derive anything in the present situation. I derive from those days. वो दिन थे जो कि लाइफ को बनाने में इतने महत्वपूर्ण साबित हुए कि मुझे हर तरह के संघर्ष करने का जज्बा है और सही बात के लिए संघर्ष करने का। संघर्ष तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं सही बात के लिए संघर्ष करने के लिए शक्ति अगर मुझे मिलती है तो उन घटनाओं से मिलती है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है 100 में पहिया। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और मैं इंडिया न्यूज के हेल्थ आइकन्स की इस मुहिम की बहुत सराहना करता हूं। इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहिए, नेक काम करते रहिए, भले कोई सम्मान करे या ना करे। क्यों? क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। नमस्कार, ऑल द वेरी बेस्ट। Health and Critical Care Medicine at Sharda Hospital. I am a son-in-law of Dr. R.C. Mishra. He is a renowned neurosurgeon of India. जब से मैं Dr. R.C. Mishra को जाना हूँ, near about after marriage, he is very loving, kind and disciplined person, and he is giving most of the time in his practice. After that, his whole time spent with his family. और लाइफ में उन्होंने पूरा डिसिप्लिन ही प्रोटोकॉल बनाया है और अपने पेशेंट के प्रति तो बिल्कुल वो प्रायोरिटी पर रखते हैं हर चीज़, क्योंकि न्यूरो सर्जरी जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ एमरजेंसी ऑलवेज हैज़ एमरजेंसी, तो उसमें डू एंड डाई वाला केस होता है। तो वो जिस टाइम भी कॉल आती है, जिस टाइम भी वो जाना पड़ता है, तो वो ऑलवेज कीन टू प्रोटेक्ट हिज पेशेंट एंड गिव हिज बेस्ट टूवर्ड्स हिज पेशेंट। तो उनका बेसिकली मैंने जैसे शेड्यूल उनका देखा है, तो वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM वो उठते हैं और डेफिनेटली ही इज़ डूइंग मतलब डिसिप्लिन लाइफ है। वो प्रॉपर एक्सरसाइज और योगा करते हैं, उसके बाद फिर वो एग्जैक्ट 8 बजे 8:30 बजे अपने पेशेंट के बीच में पहुंच जाते हैं।
और उनका इतना हेक्टिक शेड्यूल है कि वो अपने पेशेंट के बाद शाम को रात को 10 बजे फ्री होते हैं। तो आई हैव मुझे एक इंसिडेंस याद है कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मेरे फादर इन लॉ मेरे पास ही रहे थे और मेरे हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। जिस दिन से वो फिर ठीक हुए उस दिन से लगातार वो पेशेंटों की सेवा कर रहे थे। I am Dr. Aditi Mishra, daughter of Dr. R.C. Mishra. I am working as assistant professor in pediatrics at Sharda Medical College. So, what should I say about him? Everybody in India and especially in the department of neurosurgery, everybody knows about him. He is a renowned neurosurgeon. Everybody knows about him, but he is also a pioneer in his field of neurosurgery. And apart from, there are many doctors, many neurosurgeons, upcoming neurosurgeons who are coming up in India, but for the last 30 years maybe, because I have my memories of 30 years, I haven't seen a person more successful as him. What makes him different from others? It is his diligence and honesty towards his profession, which is, I think, lacking maybe in a younger generation, or maybe it will take them a lot to come at par with his stature. And apart from it, at the domestic front, he is the most jovial fellow. Whenever I have my interactions with him, we keep on laughing at many issues. There are many points where our opinions do not match, but then too we tend to have some healthy discussions. And what I should learn from him is his discipline, which is he follows the same schedule for the last 30 years. I haven't seen any change, whatever it is, in the past so many years. Nothing at all changes his schedule. Whether he comes up at 1 a.m. in the night or whether he comes up at 2, he wakes up at 5 or 5:30 and continues with his whole day.